नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपना डॉल्फिन का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया, असेंबली तकनीक का जो चैप्टर था वो भी पूरा हो गया। बाय द वे कुछ इन दोनों में रह जाता है तो आप क्या करो, कमेंट कर दो, मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। और जो कल की क्लास थी वो टेक्निकल एरर की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा लेट मिली। अपनी क्लास वरना 6 या 7 बजे के टाइम मॉर्निंग में आ जाती है। आज कल की क्लास थी वो क्या हुई, 10 या 11 बजे आई, ठीक है। तो होता रहता है कभी कभी, और आपको क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज का आपका नया टॉपिक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रू थ्रेड। फिटेड ट्रेड थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। एक तो आपका लेथ, दूसरा वेल्डिंग, एक स्क्रू थ्रेड, ठीक है। ये करना बहुत ही आवश्यक है। इसके क्वेश्चन आंसर है डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो, पीछे के जो पेपर हुए हैं उनमें बहुत से आए हैं, ठीक है। इनमें देखा जाता है कि स्क्रू थ्रेड कैसे काटी जाती है, कितने एमएम में काटी जाती है, कैसे काटी जाती है, कौन सी धातु बनी होती है, किससे बनी होती है, जो झिल्लियां, मतलब आपका जो एक गोल रोड होती है छोटी, उसके ऊपर झिल्लियां है वो कैसे बनी होती है, जो आपके आमतौर पर घरों में आप जो पेच यूज लेते हो, क्या जो पेच यूज लेते हो वो कैसे बनी हुई है। अब अपन इस पेन को खोलते हैं तो इसकी निप के अंदर और ऊपर की तरफ स्क्वायर्स बनी हुई है, मतलब चूड़ियां बनी, तो कौन सी चूड़ियां बनी हुई है इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ स्क्वायर चूड़ियां पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो तकनीकी अपन आज देखेंगे, ठीक है। आज से अपना ये स्क्रू थ्रेड का नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो चलो बताओ, परिचय में बताओ। पहले परिचय इसका अलग है, परिभाषा इसकी अलग है, ठीक है। चलो तो परिचय में बताओ। परिचय परिचय में क्या है कि आधुनिक और औद्योगिक, क्या आधुनिक और औद्योगिक युग में थ्रेड्स का बहुत ज्यादा महत्व है या बहुत उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि इससे कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ना, गति को परिवर्तन करना, किसी मशीनी भाग को जोड़ना, या कोई भी भार उठाना, या किसी भार को कहीं दूर छोड़ के आना, इस प्रकार के ये कार्य वो करता है, ठीक है। चलो तो इसमें लिखते हैं परिचय। आधुनिक औद्योगिक युग में थ्रेड्स का बहुत महत्व है, ठीक है। क्या कह रहा है, आधुनिक औद्योगिक युग में थ्रेड्स का बहुत महत्व है। आधुनिक यानी जो नया, जो अपना ये समय चल रहा है, ये क्या है, आधुनिक है, यानी तकनीकी है, ठीक है। इसमें टेक्निकल का काम है बहुत ज्यादा किया जाता है। और औद्योगिक यानी इंडस्ट्री, कोई कारखाना हो गया, कोई इंडस्ट्री होगी बड़ी से बड़ी, उसमें भी क्या है, इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या, इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्या, इससे अनेक प्रकार के किए कार्य है वो किए जाते हैं। और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मशीनी व अन्य पार्टों को आपस में जोड़ना, ठीक है। यानी कोई भी दो मशीनरी पार्ट है उनको आपस में जोड़ना है, किसी अन्य भाग को आपस में जोड़ना, ठीक है। गति को परिवर्तन करना, क्या गति को परिवर्तित करना, भार उठाना। क्या कह रहा है कि आधुनिक औद्योगिक युग में थ्रेड्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक मशीनी व अन्य पार्टों को आपस में जोड़ना और गति को परिवर्तन करना और किसी भी अन्य प्रकार का भार उठाना, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका परिचय, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। चलो इसलिए को आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। ये तो था इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या था ये तो था इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ,
चलो हेडिंग डालो परिभाषा। क्या? परिभाषा कि थ्रेड्स को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, कि इसको अपन एक लाइन में या दो लाइन में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है वो कैसे दे सकते हैं, कि मतलब ये किस स्थान पर बनी होती है। ठीक है, तो चलो किस, तो आप देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या है कि किसी गोलाकार आकृति पर बाहरी या अंदरूनी सरफेस पर एक यूनिफॉर्म सेक्शन में या सेक्शन पर हेलिकल्स एंगल बने हुए रिजों को थ्रेड कहते हैं। आई बात समझे? किसी गोलाकार आकृति पर, यानी कोई गोलाकार आकृति है उसके बाहरी, यानी मान लीजिए कि ये एक आकृति है, ठीक है, गोलाकार, इसके बाहरी यानी अब मैं इसको खोलता हूं तो यहाँ पे इसके ये ब्लैक हो रखा है पूरा, अगर यहाँ पे देखा तो डॉटेड या एक लाइन में झिरियां कटी हुई है, ठीक है, वो क्या है? थ्रेड्स है। ये तो क्या हुआ? बाहरी। अब इसके अंदरूनी देखें तो इस कैप के अगर अंदरूनी देखते हैं तो वो क्या बनी हुई? चूड़ियां बनी हुई है। तो एक सरफेस पर एक यूनिफॉर्म मतलब एक लगातार सेक्शन में हेलिकल्स एंगल बने हुए रिजों को, जो एंगल्स बने होते हैं, जो कोण बने होते हैं आपस में, उन्हें क्या बोलते हैं? अपन थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अब इसी के साथ मैं आपको लिखा देता हूं कि जो स्क्रू थ्रेड्स के पदार्थ होते हैं, मतलब जो आपका स्क्रू बनाया जाता है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है, किस धातु से बनाया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्क्रू थ्रेड्स के पदार्थ। क्या? स्क्रू थ्रेड्स के पदार्थ। तो किससे बनाया जाता है? नॉन फेरस मेटल से। किससे? नॉन फेरस और फेरस मेटल से बनाया जाता है। वह बात साथ में देखते हैं, फेरस मेटल व एमएस माइल्ड स्टील, सीआई कास्ट स्टील, एसएस स्टेनलेस स्टील, पीतल, और आपके कभी कभी आपको देखने को मिलता है तांबा, एल्यूमिनियम और ईटीसी। किसके? तांबा, एल्यूमिनियम को भी देखने मिलता है। तो दोबारा एक बात बताता हूं परिभाषा। किसी गोलाकार आकृति पर बाहरी या अंदरूनी रूप में सरफेस पर एक यूनिफॉर्म सेक्शन पर हेलिकल्स एंगल बने हुए रिजों को क्या कहते हैं? थ्रेड्स कहते हैं। अब आपने देखा थ्रेड्स के पदार्थ, यानी थ्रेड्स है वो किस धातु पर बनाई जा सकती है, तो कौन कौन से? नॉन फेरस मेटल में बनाई जा सकती है, एमएस माइल्ड स्टील पे बनाई जा सकती है, सीएस कास्ट स्टील पे बनाई जा सकती है, स्टेनलेस स्टील पे बनाई जाती है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एसएस, ठीक है, पीतल पे बनाई जा सकती है, और आपकी तांबा पर बनाई जा सकती है, और एल्यूमिनियम पे बनाई जा सकती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो आपने इसकी परिभाषा देखी और इसके स्क्रू थ्रेड्स के पदार्थ है वो देखें किससे बने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको जो स्क्रू थ्रेड है वो कहां पर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अपन पहले ही देख लेते हैं और मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि आपके जो स्क्रू थ्रेड है कहां का उपयोग होते हैं, किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बता सकता है कि स्क्रू थ्रेड का उपयोग सिर्फ यहां किया जाता है? चलो तो हेडिंग डालो उपयोग। क्या? उपयोग। तो सबसे पहले उपयोग है इसका एक फास्टनर की तरह है। क्या? फास्टनर की तरह है। फास्टनर की तरह।
अब फास्टनर की तरह जैसे दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में आसानी से जोड़ना, क्या दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में आसानी से जोड़ना। ठीक है, अब ये क्रिया है किसके द्वारा पूर्ण होती है, बताओ किसके द्वारा ये क्रिया आपकी पूर्ण होती है। एक नट ले लीजिए, एक बोल्ट ले लीजिए, एक लंबा नट और एक बोल्ट ले लीजिए, उसमें कोई भी पार्ट आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो इसमें लिखो नट बोल्ट। ठीक है, चलो अब दूसरा उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका भार उठाना। ठीक है, अब भार उठाना, जैसे यह भारी वजन उठा सकता है, क्या भारी से भारी वजन उठा सकता है। तो इसमें लिखो यह भारी से भारी वजन उठा सकता है। अब कैसे उठा सकता है, इसका कोई उदाहरण देगा। स्क्रू जैक। अब मेरे को ये बताओ, स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियां लगी होती है, क्या स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियां काटी होती है या लगी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, काटी होती है। स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियां कटी होती है, स्क्वायर चूड़ियां कटी होती है। कौन सी, स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर चूड़ियां क्यों कटी होती है, क्योंकि ये पावर को ट्रांस करता है, क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, यानी शक्ति संचरण करता है। कोई भी मतलब भारी सामान को उठाता है तो उसकी एक पावर है और उसको क्या करता है, ऊपर उठाता है। अब जैसे कोई गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो आप क्या निकालते हो, जैक निकालते हो, पंप से मतलब कैसे गैस से हाथ से ऊपर करते हो तो गाड़ी उठ जाती है, उसी प्रकार का। ठीक है, तो फास्टनर क्या है, दो या दो से अधिक पार्ट को आपस में आसानी से जोड़ता है, जैसे कि नट और बोल्ट। ठीक है, और आपका भार उठाना यानी भारी से भारी वजन है वो उठा सकता है, जैसे कि आपका स्क्रू जैक। ठीक है, इन दोनों को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। हाँ, तो इसके आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा बता सकता है कोई, कमेंट कर सकता है कौन सा होता है, बताओ कौन सा होता है तीसरा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो तीसरा ऑप्शन है आपके लिए गति को परिवर्तित करना, क्या, गति को परिवर्तित करना। अब इसके द्वारा अपन गति को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे, तो इसमें लिखो इसके द्वारा गति को परिवर्तित कर सकते हैं, क्या सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई उदाहरण, जैसे मैंने आपके लिए जैक का उदाहरण लिया था, इसमें अब इसमें क्या उदाहरण लेंगे कि लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है वो दाएं से बाएं की तरफ चलता है। तो इसमें लिखो लेथ का लीड स्क्रू जो दाएं से बाईं तरफ चलता है। ठीक है, और एक ले लीजिए पहिया, क्या, पहिया या व्हील। ठीक है, एक व्हील में अगर चूड़ी काट दी जाए तो वो आगे पीछे गति को है वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें दूसरा क्या है, एक सेकंड, ये तीसरा है ना, तो इसमें चौथा क्या है बताओ, शुद्धता में माप लेना, क्या, शुद्धता में मापना। कैसे, कैसे माप सकते हैं शुद्धता में मापना, शुद्धता में मापना, बताओ कैसे माप सकते हैं शुद्धता में मापना। अब इससे किसी भी प्रकार का माप परिशुद्धता से लिया जा सकता है।
अब एक उदाहरण बताओ जिससे अपन माप ले सकते हैं, बताओ कौन सा? आपका माइक्रोमीटर। क्या? माइक्रोमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। गति परिवर्तन करना यानी इसके द्वारा गति को परिवर्तन किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जैसे कि आपकी लेथ में लीड स्क्रू होता है, वो दाएं से बाएं की तरफ चलता है, और पहिए में अगर चूड़ियां काट दी जाए तो वो आगे पीछे दाएं बाएं घूम सकता है। ठीक है, फिर बात आती है सुट्टा में मापना। सुट्टा में मापना यानी किसी से किसी भी प्रकार की परिशुद्ध माप है वो ली जा सकती है। अब ली जा सकती है तो किससे ले सकते हैं अपन? आपका जो माइक्रोमीटर होता है उससे अपन परिशुद्ध माप ले सकते हैं, और उसमें स्क्रू का काम है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं पांचवें की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, आपका पांचवा लास्ट उपयोग कौन सा होता है? ठीक है, तो बताएगा कौन सा उपयोग होता है पांचवा? बता सकता है कोई? पांचवा है समायोजित करना या समायोजन करना। क्या? समायोजन करना। पांचवा समायोजन करना। अगर आप इसे इंग्लिश में देखो तो कैसे हो सकता है कि एक जगह पर किसी भी चीज को एडजस्ट करना, तो इसमें लिखो इससे किसी को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण में बताओ कैसे किया जा सकता है, कि ऐसा एक उदाहरण बताओ। जैसे कि आपका डाई स्टॉक। अब डाई स्टॉक कैसे? अब डाई स्टॉक होता है जो डाई को अपन एडजस्ट करते हैं तो वो क्या होता है? सर्कल होता है, और डाई भी क्या है? एक गोलाकार में बनी होती है, तो उसमें क्या होती है? एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, और उसमें स्क्रू के लिए दो छेद बना दिए जाते हैं, तो उसको टाइट कर दिया जाता है, तो उसमें भी हो जाता है। ठीक है, चलो एक और है आपका फिलर या फिलेट डाई है या फिलर डाई है डाई। ठीक है, ये हुए आपके 5 उपयोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारी चूड़ी कौन सी होती है, मेजर डायमीटर कौन सा होता है, माइनर डायमीटर कौन सा होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बाहरी चूड़ी, मेजर डायमीटर, अंदरूनी चूड़ी, माइनर चूड़ियां, जो डायमीटर वो क्या होता है। ठीक है, चलो अब मैं एक 2 शॉर्ट फॉर्म बताता हूं आपको, उस शॉर्ट फॉर्म का फुल नाम बताओ आप क्या होगा, और लास्ट अंत तक मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो एक तो है आपका शॉर्ट फॉर्म, इसमें ओडी। क्या है? ओडी। और एक है आपका आईडी। ठीक है, चलो अब इनका मेरे को फुल नाम कमेंट में चाहिए, क्या होगा देख लो एक बार, ओडी और आईडी। ठीक है, चलो अब इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, स्क्रू थ्रेड्स की परिभाषिक शब्दावलियां। लिखो स्क्रू थ्रेड की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, क्या? स्क्रू थ्रेड की पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली में सबसे पहला आपका आता है बाहरी थ्रेड। क्या? बाहरी थ्रेड। अब मेरे को ये बताओ कि बाहरी थ्रेड किसे कहते हैं? कि किसी सिलेंड्रिकल आकृति पर, ठीक है, कि किसी सिलेंड्रिकल आकृति पर बाहर की सतह पर, क्या? किसी सिलेंड्रिकल आकृति पर बाहर की सतह पर जो चूड़ियां कटी होती है उसे बाहरी थ्रेड्स यानी बाहरी चूड़ियां कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो किसी गोलाकार आकृति में बाहर की सतह पर कटी थ्रेड्स को बाहरी थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं। ये क्या है? आपकी मान लीजिए कोई गोलाकार आकृति है। ठीक है, अब इसके बाहरी आपको कैसे मालूम चलेगा? कि इसके बाहर ऐसे ही आपको गोलाकार में थ्रेड्स है मिले। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? बाहरी थ्रेड्स होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपकी कौन सी? अंदरूनी थ्रेड्स। तो नंबर 2 पे लिखो अंदरूनी
थ्रेड्स। ठीक है, अब देखो अंदरूनी थ्रेड्स यानी किसी गोलाकार खोखली आकृति में अंदर की सतह पर बनी चूड़ियों को क्या बोलते हैं? अंदरूनी थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, ये चलो, किसी गोलाकार खोखली आकृति में अंदर की सतह पर बनी थ्रेड्स को अंदरूनी थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपकी ये क्या है, गोलाकार आकृति है। ठीक है, अब ये क्या है, खोखली है। अब इसके अंदर से थ्रेड्स बनी होगी, वो कौन सी होगी? आपकी अंदरूनी थ्रेड्स होगी। ठीक है, और ये कौन सी होगी? आपकी बाहरी थ्रेड्स होगी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है? ठीक है, चलो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे की तरफ। और तीसरा आपका कौन सा है? बताओ परिभाषा बोली। मतलब किसी को अपन अब क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें उनको अपन क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। और इसका जो डायग्राम है वो आपको बना के है वो पूरा समझाऊंगा कि ये होता है आपका मेजर डायमीटर, ये होता है आपका माइनर डायमीटर। पहले आप ये समझ लो, इसका थ्योरिकल ज्ञान है वो ले लो। ठीक है, चलो तो इसमें तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। मेजर डायमीटर, क्या? मेजर डायमीटर। ठीक है, अब ये जो ओडी है ना, जो ओडी, ये इस मेजर डायमीटर के अंदर आएगा, वो आपको गौर करना। ठीक है, चलो तो मेजर डायमीटर किसे कहते हैं? कि किसी स्क्रू का सबसे बड़ा व्यास, क्या? किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है? मेजर डायमीटर। तो इसमें लिखो, किसी स्क्रू थ्रेड्स का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास मेजर डायामीटर होता है। ठीक है, अब इसे अपन बाहरी चूड़ी में देखें तो किस प्रकार परिभाषित होगा? तो इसमें लिखो, बाहरी चूड़ियों में स्क्रू बोल्ट में इसको आउटसाइड डायामीटर, ठीक है, वह अंदरूनी चूड़ियों में नट में इसको इनसाइड डायमीटर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं दोबारा कि मेजर डायमीटर किसे कहते हैं? किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? मेजर डायमीटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें अलग अलग बनती है। क्या? बाहरी चूड़ी में स्क्रू बोल्ट, क्या? बाहरी चूड़ी में स्क्रू बोल्ट में इसको आउटसाइड डायमीटर कहते हैं। कि आपका अगर किसी बोल्ट के ऊपर, बाहरी बोल्ट के ऊपर कोई चूड़ी बनी हुई है तो इसका सबसे बड़ा व्यास का क्या बोला जाएगा? आउटसाइड डायमीटर। अगर आपका अंदर की चूड़ी में बना हुआ, यानी इस केप के जो अंदर में जो चूड़ी बना हुआ है नट में, तो इसको क्या बोला जाएगा? इनसाइड डायमीटर बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका ओडी किसे बोला जाता है? ओडी किसे बोला जाता है? आउटसाइड डायमीटर को बोला जाता है। ठीक है, और आपका ईडी किसे बोला जाता है? इनसाइड डायमीटर को बोला जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं माइनर डायमीटर की तरफ। चलो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं माइनर डायमीटर की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहां पे ये क्या होगा, इन डायमीटर नहीं कहलाता,
ठीक है, ये यहां पे सिर्फ फुल डायामीटर ही कहलाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता दो, मेजर डायमीटर, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। और बाहरी चूड़ियों में स्क्रू बोल्ट में इसको आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं, जिसे मैं आपको बोल रहा था ना, ओडी सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगी, मेजर डायमीटर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो नट का होता है उसे क्या बोलते हैं, फुल डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन है यहां पे, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आपका माइनर डायमीटर की तरफ। ठीक है, ये यहां से मैं देखो शॉर्ट में समझा देता हूं। माइनर डायमीटर क्या होता है आपका, क्या होता है, माइनर डायमीटर। ठीक है, अब माइनर डायमीटर क्या होता है कि स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास, क्या, सबसे छोटा व्यास, मैं शॉर्ट तरीके से समझा देता हूं इसी के अंदर। छोटा व्यास क्या कहलाता है आपका, माइनर डायमीटर कहलाता है। क्या, माइनर डायमीटर कहलाता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो बाहरी चूड़ी में स्क्रू बोल्ट में इसको क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है, इसे बदल दिया जाएगा पूरा का पूरा, यहां से क्या बोला जाएगा, कोर या रूट डायमीटर बोला जाता है। क्या, कोर या रूट डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, क्या, बाहरी चूड़ियों में स्क्रू बोल्ट में इसको कोर या रूट डायमीटर बोला जाता है, और यहां पे इसको नट में क्या बोला जाता है भैया जी, इनसाइड। तो यहां पे आपका आएगा एडी। ठीक है, मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो कैसे कि आपका 4 नंबर तक क्या, माइनर डायमीटर। तो किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास क्या कहलाता है, माइनर डायमीटर कहलाता है। बाहरी चूड़ियों में स्क्रू बोल्ट में इसको कोर या रूट डायमीटर बोला जाता है, और अंदरूनी चूड़ियों में इसे नट में इसको इनसाइड क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, तो ये तो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ओडी मेजर डायमीटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ईडी है आपको कहां पे देखने को मिलेगा, माइनर डायमीटर में देखने को मिलेगा। ओडी का आउटसाइड डायमीटर और ईडी का इनसाइड डायमीटर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। अब आपका 5 नंबर क्या हुआ, पिच डायमीटर। ये बताओ पिच डायमीटर क्या होता है, बताओ, किसी को अगर पता हो तो बताओ पिच डायमीटर क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पिच डायमीटर क्या होता है। चलो हेडिंग डालो, पिच डायामीटर। 5 नंबर, पिच डायामीटर। ठीक है, पिच डायमीटर क्या होता है, यह एक काल्पनिक डायमीटर है। क्या, यह एक काल्पनिक डायमीटर है जो मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। और ये कैसे निकाला जाता है, बताएगा मेरे को कोई, बताओ ये कैसे निकाला जाता है। मेजर डायमीटर से स्क्रू थ्रेड की अकेली गहराई को अगर अपन घटा दे तो पिच डायमीटर आपका निकल आता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, यह एक काल्पनिक डायमीटर है। क्या, यह एक काल्पनिक डायमीटर है, यह मेजर व माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। क्या, किसमें स्थित होता है, यह मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और इसको कैसे निकाला जाता है, मेजर डायमीटर से स्क्रू थ्रेड की अकेली गहराई को घटा दिया जाए तो पिच डायामीटर निकल आता है।
ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं पिच डायमीटर क्या होता है। यह एक काल्पनिक है, इसका दिमाग में सोचा जा सकता है। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में बिल्कुल स्थित होती है। और इसे कैसे निकाल सकते हैं, मेजर डायमीटर को अकेले स्क्रू थ्रेड की, जो आपकी जो मेजर डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा व्यास, ठीक है, उसकी स्क्रू थ्रेड कौन सी होती है, उसकी गहराई को अपन क्या करते हैं, दोनों को आपस में से घटा देते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, पिच डायमीटर निकल आती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट की तरफ, 6 नंबर की तरफ। अब आपने अब ये क्या है देखा, पिच देखा, ठीक, पिच डायमीटर देखा ना। अब देखते हैं पिच किसे कहते हैं, किसी को पता है पिच किसे कहते हैं? अगर किसी को पता है तो आप क्या करो, कमेंट कर दो कि सर पिच इसे कहते हैं। चलो ठीक है, पिच किसे कहते हैं बताएगा कोई? स्क्रू थ्रेड्स की एक चूड़ी से लेकर दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। तो इसमें लिखो, स्क्रू के एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। ठीक है, और इसे निकालने का सूत्र क्या है, P बराबर 1/TP1। TP1 मतलब प्रति इंच संख्या। ठीक है, अब बात आती है आपके 7 नंबर की। 7 नंबर में एक आती है अक्स लाइन आती है। क्या? अक्स लाइन, जिसे अपन सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। तो वो कैसी होती है, किसी स्क्रू के बीचों बीच सेंटर में स्क्रू की पूरी लंबाई में गुजरती हुई सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, अक्स बोलते हैं। तो इसमें लिखो, किसी स्क्रू के बीचों बीच, क्या, किसी स्क्रू के बीचों बीच सेंटर से स्क्रू की पूरी लंबाई तक गुजरती सीधी रेखा अक्स कहलाती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, पिच क्या कहते हैं, स्क्रू के एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आपका पिच बोला जाता है। और पिच कौन सी होती है, यहां से यहां तक होती है। ठीक है, और इसको निकालने का सूत्र क्या है, P बराबर 1/TPI यानी प्रति इंच संख्या। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि अक्स किसे कहते हैं, कि किसी स्क्रू के बीचों बीच सेंटर से स्क्रू की पूरी लंबाई, मतलब देखो ये आपका मान लीजिए स्क्रू है। ठीक है, अब इसके बीचों बीच में अगर आपकी ये सेंटर लाइन गुजर रही है तो इसे क्या बोला जाता है, अक्स बोला जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आपका पिच हो गया, अक्स हो गया, मेजर डायमीटर हो गया, माइनर डायमीटर हो गया, बाहरी चूड़ी हो गई, अंदरूनी चूड़ी होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है लीड। अब ये बताओ मेरे को, लीड किसे कहते हैं? मैं तब तक मिटाता हूं और कमेंट आ जाना चाहिए। बताओ लीड किसे कहते हैं, लीड पता है किसी को? बताएगा कोई, लीड किसे कहते हैं? चलो हेडिंग डालो, लीड किसे कहते हैं, कि एक स्क्रू थ्रेड, क्या एक स्क्रू थ्रेड जितना चक्कर पूरा करता है, बोलो बोलो बोलो, मैंने तो हिंट दे दिया, बोलो क्या होगा, बताओ। एक स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो लिखो, स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे लीड कहते हैं। ठीक है, क्या
एक स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाती है, उसकी लीड कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 1 मीटर मेरा पांव धरा, ठीक है, क्या 1 मीटर मैंने पांव धरा तो गिन के मतलब पूरा 1 फुट कर लिया, फिर उसको किया 1 मीटर किया तो वो कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, फिर मैंने छोटा किया तो 1 फुट हो गया, और उससे छोटा तो इंच mm में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या की 1 फुट दूरी तय की। ठीक है, क्या नहीं, मेरे दोनों पांव में से एक पांव आगे गया, फिर दूसरा आगे दोबारा है, तो कितनी दूरी तय की, 1 मीटर दूरी तय की। तो उसी प्रकार स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब लीड है वो सिंगल स्टार्टेड, क्या सिंगल स्टार्टेड जैसे सिंगल स्टार्टेड वाली चूड़ी में लीड व पिच बराबर होती है। सिंगल स्टार्टेड मतलब एक बार में जो चक्कर पूरा करती है ना, क्या एक बार में जो चक्कर पूरा करती है तो उसमें लीड और पिच क्या होती है, बराबर रहती है। ठीक है, उसे दूसरा क्या है, डबल स्टार्टेड वाली चूड़ी में लीड पिच की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी चूड़ी अगर डबल स्टार्ट में चूड़ी शुरू होगी तो वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जितने स्टार्टेड से लीड शुरू होगी पिच उतनी दुगनी या बढ़ेगी। ठीक है, चलो दोबारा बताता हूं, लीड क्या है, स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। सिंगल स्टार्टेड वाली चूड़ी में लीड व पिच क्या होता है, सिंगल स्टार्टेड वाली चूड़ी में क्या होता है, लीड व पिच बराबर होता है। डबल स्टार्टेड वाली चूड़ी में क्या होता है, लीड व पिच दुगना हो जाता है। और आपका जितना स्टार्टेड में लीड व स्क्रू होगा, क्या जितनी स्टार्टेड में लीड आपकी जो शुरू होगी तो उसमें क्या हो जाता है, आपका पिच है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आपका क्रेस्ट और रूट की तरफ। ठीक है, दोनों अगर परिभाषित करें तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या एक दूसरे के विपरीत है, वो विपरीत कैसे है, अगर किसी को आता है तो कमेंट कर दीजिए। चलो, तो सबसे पहले लिखो क्रेस्ट। क्या क्रेस्ट, क्रिस नहीं लिखना, कभी वो ऋतिक रोशन वाला क्रिस लिख दो, वो नहीं लिखना, क्रेस्ट लिखना है। ठीक है, तो चलो, स्क्रूड की मतलब किसी स्क्रू की, ठीक है, किसी स्क्रू की दोनों साइडें ऊपर की तरफ जिस सतह में मिलती है वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। तो इसमें लिखो किसी स्क्रू की साइड, ऐसे बोलो, ठीक है, कि किसी थ्रेड्स की या किसी स्क्रू की दोनों साइड ऊपर की तरफ, ठीक है, किसी स्क्रू की दोनों साइडें ऊपर की और जिस सतह पर मिलती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। क्या, किसी स्क्रू की दोनों साइडें ऊपर की और जिस सतह पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है रूट की। किसकी, रूट की। तो रूट में थोड़ा सा चेंज करना आपको, तो इसमें लिखो किसी स्क्रू की दोनों साइडें नीचे की तरफ, किसकी तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की और जिस सतह पर मिलती है उसे
रूट कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, क्रेस्ट किसे कहते हैं? किसी स्क्रू थ्रेड्स या किसी स्क्रू की दोनों साइडें ऊपर की ओर जिस सतह पर मिलती है, क्या ऊपर की ओर जिस सतह पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और किसी स्क्रू की दोनों साइडें नीचे की तरफ मिलती है उसे क्या बोलते हैं अपन? रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में एक क्या है? फलक, फलक या साइड। ठीक है, अब ये बताओ फलक या साइड क्या होती है? स्क्रू की एक तिरछी जगह होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो स्क्रू की तिरछी जगह है। क्या? स्क्रू की तिरछी जगह होती है जिससे रूट व क्रेस्ट मिलाता है। ठीक है, तो रूट क्रेस्ट बताया, रूट बताया, और आपका ये क्या है? फलक या साइड। अब क्या बोल रहा है कि यह एक तिरछी जगह होती है जिसमें रूट और आपका क्रेस्ट है वो मिलाने को क्या रहता है? संबंध बनवाता है। तो कौन सा होता है? ये वाला भाग कौन सा है? आपका फलक है। ठीक है, और ये वाला भाग आपका कौन सा है? क्रेस्ट है। और ये वाला भाग आपका कौन सा है? रूट है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्या है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं एंगल, कोण। एंगल या कोण किसका? थ्रेड का। तो इसमें लिखो थ्रेड कोण या चूड़ी कोण किसे कहते हैं? पता है किसी को? बताओ किसे कहते हैं? तो इसमें लिखो चूड़ी कोण। चूड़ी कोण क्या होता है? बताओ। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें, क्या? स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में जहां मिलती है और कोण बनाती है उसे चूड़ी कोण कहते हैं। तो इसमें लिखो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें जहां मिलती है वह क्या? कोण बनाती है। क्या? कोण बनाती है, उससे चूड़ी कोण कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, मीटरी 60 इंच 60 डिग्री, मीटरी चूड़ी 60 डिग्री। ठीक है, एकवी चूड़ी 29 डिग्री। उसी के प्रकार बताओ वर्म, वर्म थ्रेड्स का डिग्री कोण कितना होता है? ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। चूड़ी कोण, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें जहां आपस में, यार ये क्या हो गया जहां आपस में मिलती है, ये लिखना था ना, जहां आपस में मिलती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलिकल्स कोण कौन सा है? हाँ, तो ये था आपका चूड़ी कोण। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अगला टॉपिक है क्या है? वो हमारे एक राजस्थान में, मैं देखो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बता रहा हूं, जो एक चुटकुला वायरल हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि बताओ ये क्या है? ठीक है, तो आप बोल दो मैं तो जादूगर हूं, मुझे पता थोड़ी ना है। यही बात है। चलो, क्या चूड़ी की गहराई, गहराई। ठीक है, चलो अब ये बताओ चूड़ी की गहराई किससे अपन देख सकते हैं, किससे मतलब हो बनती है? चलो, स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट से रूट की बीच में लंबवत दूरी को चूड़ी की गहराई कहते हैं।
ठीक है, वैसे यहाँ पे आना चाहिए तो हेलिकल्स था, पर मैंने ये करवा दिया। ठीक है, चूड़ी की गहराई क्या है? स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट से रूट के बीच में लंबवत दूरी को क्या बोला जाता है? चूड़ी की गहराई बोला जाता है। ठीक है, ये वाली क्या है? इसकी चूड़ी की गहराई है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि चूड़ियों की संख्या या चूड़ी संख्या है वो कैसे परिभाषित होती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा किस में था? परिभाषित में था। ठीक है, मतलब अपन छोटी छोटी चीजों की परिभाषा देख रहे हैं। ठीक है, चूड़ी संख्या। अब मेरे को ये बताओ चूड़ी संख्या क्या होती है, बताएगा कोई? 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की कुल संख्या को थ्रेड संख्या कहते हैं। लिखो, 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की कुल संख्या को थ्रेड्स संख्या कहते हैं। ठीक है, थ्रेड संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि आपका मान लीजिए ये क्या है? एक इंच है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि आपकी ये क्या चूड़ियों की संख्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे कि ये 15 चूड़ियों की संख्या है, तो 1 इंच में कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, तो यही था क्या? 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की कुल संख्या को थ्रेड्स की संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आपका हेलिकल कोण क्या होता है? हेलिकल कोण क्या होता है? देखो, नाम भी अजीब सा है। बताओ। पिच डायमीटर के अक्ष के लंबवत स्क्रू थ्रेड के हेलिकल में बनाया हुआ कोण हेलिकल कोण कहलाता है। सिंपल सा ये हेलिक्स कोण क्या कहलाता है? पिच डायामीटर के अक्ष के लंबवत स्क्रू थ्रेड के हेलिकल्स के द्वारा बनाया गया कोण हेलिकल्स कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? पिच डायमीटर के अक्ष। क्या कह रहा है? पिच डायमीटर के अक्ष, ये सेंटर लाइन, पिच डायमीटर के अक्ष के लंबवत में हेलिकल्स के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? हेलिकल्स कोण कहलाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं। थ्रेड्स की मोटाई है उसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है, इसे लिखो। हाँ, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्या? थ्रेड्स मोटाई। किसी को पता है थ्रेड्स मोटाई क्या होती है? कमेंट में बताओ। बताओ क्या होती है थ्रेड्स की मोटाई? थ्रेड्स की मोटाई क्या होती है? पिच रेखा या क्या? पिच रेखा या स्क्रू थ्रेड के दो समवर्ती। आई बात समझे? जहन में पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो, पिच रेखा या स्क्रू थ्रेड के दो समीपवर्ती समीपवर्ती साइडों के मध्य की
दूरी को थ्रेड की मोटाई कहते हैं। ठीक है, चलो, क्या थ्रेड्स मोटाई क्या है? पिच रेखा या स्क्रू थ्रेड के दो समवर्ती साइडों के मध्य के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? थ्रेड्स की मोटाई कहते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो ये थ्रेड्स की जो पारिभाषिक शब्दावली है वो पूरी हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहरी, अंदरूनी, मेजर डायमीटर, लीड, स्क्रू, सारा मैंने आपको परिभाषित कर दिया। ठीक है, कल अपन कोशिश करेंगे कि उसका पूरा डायग्राम बनाया जाए और उसको मैं एक एक करके आपको समझाऊं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है, और आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। और टेक्निकली एरर की वजह से अगर कभी कभी लेट हो जाती है तो निसंकोच करके आपको क्लास मिलती रहेगी, डरना मत। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।